हेलो टू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस जो कि एम्स सीआरई का पेपर हुआ था 2023 के दिसंबर में। उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, दैट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर श्योर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन बोल रहा है हु इन्वेंटेड फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है ऑन्सफील्ड, दूसरा है विलियम कॉनरेड रॉन्जन, तीसरा है थॉमस ए एडिसन, चौथा है मैडम क्यूरी। तो इनमें से कौन से ऐसे डिस्कवरर या फिर इन्वेंटर थे जिन्होंने फ्लोरोस्कोपी का आविष्कार किया था? ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोरोस्कोपी डेवलप्ड बाय थॉमस एडिसन। ठीक है, किसने किया था? थॉमस एडिसन ने किया था बाय यूजिंग अ फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, बात करेंगे हम हॉन्सफील्ड की, तो इन्होंने कंप्यूटेड टोमोग्राफी सिटी का आविष्कार किया था। अगर मैं बात करूँ विलियम कॉनरेड रॉन्जन की, तो इन्होंने डिस्कवर की थी एक्सरे ना कि फ्लोरोस्कोपी। बात करें हम मैडम क्यूरी की, तो क्यूरी वर्कड ऑन रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, आविष्कार तो रेडियो एक्टिविटी का भी हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। मैडम क्यूरी वर्कड ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड डिस्कवर्ड लाइक रेडियम और पोलोनियम, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप थे, उनका आविष्कार किया था मैडम क्यूरी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है व्हाट इज़ द सोर्स टू इमेज डिस्टेंस यूज फॉर चेस्ट रेडियोग्राफी। जब भी हम चेस्ट का एक्सरे करते हैं, चेस्ट की रेडियोग्राफी करते हैं, हम सोर्स टू इमेज डिस्टेंस कितना रखते हैं? 180 सेंटीमीटर, 72 इंचेस, बोथ ए एंड बी, या फिर 40 इंचेस। ठीक है, तो हम कितना सोर्स टू इमेज डिस्टेंस रखते हैं चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बोथ ए एंड बी, बिल्कुल 180 सेंटीमीटर 72 इंचेस। जब हम इसको सेंटीमीटर को इंचेस में चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल 72 इंचेस आएगा। हम इतना सोर्स टू इमेज डिस्टेंस रखते हैं। क्यों रखते हैं लॉन्ग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस? बिकॉज इट विल रिड्यूसेस मैग्नीफिकेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, लॉन्ग SID रखेंगे बिकॉज इट विल रिड्यूस मैग्नीफिकेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, मैग्नीफिकेशन ऑफ हार्ट को क्या कर देगा? ये रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से हमें इमेज कैसी दिखाई देगी? शार्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है विच मटेरियल इज़ यूज फॉर इनपुट फॉस्फर। जब इमेज इंटेंसिफायर में जो हम यूज़ करेंगे इनपुट फॉस्फर को, तो इनपुट फॉस्फर इनमें से कौन से मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है? तो कौन से मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है इनपुट फॉस्फर? पहला ऑप्शन है सीजियम आयोडाइड, दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड, तीसरा है कैल्शियम टंगस्ट्रेट, चौथा है सोडियम आयोडाइड। तो जो इनपुट फॉस्फर है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है? सीजियम आयोडाइड। तो सीजियम आयोडाइड इज़ यूज इन इमेज इंटेंसिफायर इनपुट फॉस्फर बिकॉज, क्यों हम सीजियम आयोडाइड ही प्रेफर कर रहे हैं? तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ इट्स हाई एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी। ठीक है, जो सीजियम आयोडाइड मटेरियल है उसकी जो एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है वो हाई है। दूसरा रीज़न हो जाएगा इसका इट प्रोड्यूसेस मोर लाइट। तीसरे रीज़न की अगर मैं इसकी बात करूँ तो तीसरा रीज़न हो जाएगा लेस पेशेंट डोज। ठीक है, पेशेंट को डोज कम लगेगी, लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और इसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी भी कैसी है? हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है CBCT डैट इज़ कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी हैज़ ए स्पेशल एप्लीकेशन फॉर। जो कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी है वो इनमें से किस में स्पेशली यूज़ होती है? मतलब इसमें से कौन सी एप्लीकेशन में हम CBCT यूज़ करते हैं? पहला ऑप्शन है डेंटल रेडियोग्राफी, दूसरा है पैट स्कैन, तीसरा है मैमोग्राफी और चौथा है एब्डोमिनल सिटी। तो अगर मैं बात करूँ CBCT की, तो जो CBCT है वो मेनली यूज होता है CBCT mainly used for dental, maxillofacial and ENT imaging। ठीक है, इन सब में हम CBCT प्रेफर करते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इन डेंटल रेडियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मॉडलिटी ऑफ चॉइस फॉर अर्ली इन्फेक्ट। ठीक है, ठीक है, अर्ली इन्फेक्ट का मतलब क्या हो जाता है? अर्ली इन्फेक्ट का मतलब हो जाएगा कि भाई इनमें से कौन सी ऐसी मॉडलिटी है जिसके अंदर हमें जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं डिटेक्शन ऑफ अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ अर्ली साइंस ऑफ स्ट्रोक, दैट इज इन्फेक्शन।
ठीक है। तो इनमें से ऐसी कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी है जो कि स्ट्रोक के अर्ली साइंस को भी डिटेक्ट कर लेगी? पहला ऑप्शन है एनसीसीटी, नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एचआरसीटी, हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कॉन्ट्रास्ट एनहांस, या फिर पैट स्कैन। ठीक है। तो पैट स्कैन तो भाई किस में हो जाता है? न्यूक्लियर इमेजिंग में। एचआरसीटी मेनली लंग्स के लिए होता है, ना कि ब्रेन के लिए हम प्रेफर करेंगे, ना कि ब्रेन के लिए हम प्रेफर करेंगे। अब है नॉन कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्रास्ट एनहांस। तो जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है एज अ अर्ली साइन या फिर क्विकली डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, तो वो हम कौन सी प्रेफर करते हैं? एनसीसीटी ब्रेन। ठीक है, कि भाई जो एनसीसीटी है वो क्या है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन बिकॉज इट क्विकली differentiates because it's quickly differentiate ischemic stroke and hemorrhagic stroke। ठीक है भाई, जो सिटी है वो क्या कर रहा है? इजीली डिटेक्ट कर रहा है ब्लीडिंग को, इजीली डिटेक्ट्स ब्लीडिंग। तो ये क्या हो जाएगा? लाइफ सेविंग डिसीजन बोल देते हैं हम इसको। कि मान लो भाई कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन है जिसके अंदर इंटरनल ब्लीड लीक कर रही है, तो अगर हम उसकी हैंड टू हैंड सीटी करवा देंगे तो वो जो उसके अर्ली साइंस है उसमें ही डिटेक्शन हो जाएगा और वो उसके लिए क्या हो जाएगा? लाइफ सेविंग डिसीजन। ठीक है। तो मॉडलिटी ऑफ चॉइस फॉर अर्ली इन्फेक्ट इज एनसीसीटी ब्रेन, नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोर्टेबल सिटी इज मोस्टली डन फॉर विच बॉडी पार्ट? जो पोर्टेबल सिटी है वो हम कॉमनली कौन से बॉडी पार्ट के लिए यूज़ करते हैं? तो अगर मैं बात करूँ पोर्टेबल सिटी की, तो वो हम इसको कॉमनली यूज़ करते हैं आईसीयू में। ठीक है, आईसीयू में यूज़ करते हैं फॉर हेड स्कैन्स। ठीक है, जैसे कि ट्रोमा या फिर स्ट्रोक के केस में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंक्रीजिंग द सिटी पिच हैज़ व्हाट अफेक्ट ऑन पेशेंट डोज? अगर हम सिटी के पिच को इंक्रीज़ करेंगे तो पेशेंट को जो डोज लग रही है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वो बढ़ेगी, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिक्रीज़ होगी, या फिर बोथ ए एंड बी? तो भाई अगर पिच हाई है, हाइयर पिच है, तो हाइयर पिच का क्या हो जाता है भाई? अगर पिच ज़्यादा है तो टेबल मूवमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हाइयर पिच है, टेबल मूव्स फास्टर। ठीक है, टेबल मूव फास्टर, पर टेबल ज़्यादा जल्दी चल पा रही है तो ओवरलैपिंग कम होगी। लेस ओवरलैप होगा तो पेशेंट को डोज कम लगेगी, लेस डोज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, डेट इज डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोडलिटी ऑफ चॉइस फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के केस में हम कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी प्रिफर करेंगे? पहला है पल्मोनरी एंजियोग्राफी, दूसरा है कलर डॉपलर, तीसरा है CECT कॉन्ट्रास्ट एनहांस कंप्यूटेड टोमोग्राफी, है HRCT हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। भाई इसके अंदर हमें क्या देखना है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब वेन्स के अंदर। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसके अंदर हमें वेन के अंदर ब्लड फ्लो देखना है। ठीक है, वेन की कंप्रेसिबिलिटी देखनी है, वेन का फ्लो देखना है, तो वो हमें किसमें अच्छे से दिखाई देगा? ठीक है, जब भी हम बात करते हैं वेजल्स की, ठीक है, वेजल्स के अंदर हमें फ्लो देखना है तो हम वो किस में देखते हैं ब्लड फ्लो अच्छे से? दैट इज़ कलर डॉपलर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टर्नम लेंथ इज़ बेस्ट सीन ही। जो स्टर्नम की लेंथ है वो हमें इनमें से कौन सी रेडियोग्राफिक पोजीशन के अंदर सबसे अच्छे से दिखाई देगी? लैटरल व्यू, AP व्यू, ऑब्लिक 45 डिग्री व्यू, या फिर नन? तो अगर मैं बात करूँ स्टर्नम लेंथ की, तो जो स्टर्नम लेंथ है वो हमें अच्छे से दिखाई देगी ऑब्लिक 45 डिग्री व्यू में। क्यों? क्योंकि ऑब्लिक व्यू के अंदर क्या हो जाएगा? ये स्टर्नम को शिफ्ट कर देगा अवे फ्रॉम, स्टर्नम शिफ्ट्स अवे फ्रॉम वर्टिब्रा, स्टर्नम शिफ्ट्स अवे फ्रॉम वर्टिब्रा। अब जब स्टर्नम शिफ्ट हो गई वर्टिब्रा से तो हमें इमेज एकदम क्लियर दिखाई देगी स्टर्नम की। तो हमें जो स्टर्नम की लेंथ है वो सबसे बेस्ट दिखाई देगी ऑब्लिक 45 डिग्री व्यू में।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लोरोस्कोप। इनमें से कौन सा फ्लोरोस्कोप का पार्ट नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस, फोकसिंग कप, इनपुट फॉस्फर या फिर फोटो कैथोड। तो इनमें से कौन सा फ्लोरोस्कोप का पार्ट नहीं है। फ्लोरोस्कोप क्या हो जाता है, इमेज इंटेंसिफायर। फ्लोरोस्कोपी की बात कर रहा है, तो इनमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है, दैट इज़ फोकसिंग कप। बिल्कुल, फोकसिंग कप क्या है, फोकसिंग कप है एक्सरे ट्यूब का पार्ट। ठीक है, फोकसिंग कप इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सरे ट्यूब, नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लोरोस्कोप। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंस, ठीक है, इनपुट फॉस्फर, फोटो कैथोड, ये सब, और आउटपुट फॉस्फर, ये सब किसके पार्ट है, फ्लोरोस्कोप के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है HU फॉर वाटर इज हॉन्सफील्ड यूनिट जो है वाटर की वो कितनी होगी। तो अगर मैं बात करूँ वाटर की हॉन्सफील्ड यूनिट की तो कितनी हो जाती है 0। एयर की मैं बात करूँ तो कितनी हो जाती है -1000। बोन की अगर मैं बात करूँ तो +1000। ठीक है, और भी अलग अलग हॉन्सफील्ड यूनिट होती है वाटर, अलग अलग ऑर्गन की। मैं जितने भी हॉन्सफील्ड यूनिट है, एयर की, बोन की, ब्लड की, मसल की, फैट की, इन सब के पे मैं एक शॉर्ट्स बना दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये पूछ लेता है भाई, या तो वाटर, एयर या बोन की पूछेगा सबसे ईजी, या फिर ब्लड की पूछ लेगा, मसल की पूछ लेगा, फैट की पूछ लेगा, और भी जिनकी पूछ सकता है उस उन सब की मैं एक बार एक शॉर्ट्स बना दूंगी, जिसमें आप एक कुछ 10 सेकंड में आपको एक क्विक गो थ्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडो पार्ट ऑफ एक्सरे ट्यूब इज़ मेड अप ऑफ। जो एक्सरे ट्यूब का विंडो पार्ट है वो किससे बना हुआ होता है। तो टंगस्टन, बेरिलियम, कॉपर या फिर मॉलिब्डेनम। तो टंगस्टन और मॉलिब्डेनम की बात तो क्या हो गई भाई, टारगेट की, है ना। या फिर जो टंगस्टन है उससे क्या बना हुआ हो जाता है, फिलामेंट। ठीक है, कॉपर किस में काम आ जाता है, एनोड में। ठीक है, तो क्या हो जाता है भाई, जो विंडो पार्ट है एक्सरे ट्यूब का वो किससे बना हुआ होता है, बिल्कुल बेरिलियम से। क्यों, बिकॉज बेरिलियम विंडो अलॉस मैक्सिमम एक्सरेज टू पास विथ मिनिमल एब्जॉर्प्शन। पास विथ मिनिमल एब्जॉर्प्शन, और ये किस में पॉसिबल है, लो अटोमिक नंबर वाले में। और बेरिलियम का अटोमिक नंबर कितना है, ओनली 4 विथ मिनिमल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द सिटी विंडो विथ फॉर लंग पैरेन्काइमा। लंग पैरेन्काइमा का सिटी विंडो विथ कितना हो जाएगा। तो क्या हो जाता है भाई, एक तो हो जाता है विंडो विथ और एक हो जाता है विंडो लेवल। ठीक है, एक हो जाता है विंडो विथ और एक हो जाता है विंडो लेवल। विंडो लेवल तो क्या करता है, ब्राइटनेस के टर्म्स में, और विंडो विथ क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, पूछ रहा है लंग पैरेन्काइमा का सिटी विंडो विथ कितना होगा। अब भाई जिसने CRE 24 का पेपर दिया होगा उनको याद होगा कि उसमें भी आया हुआ है। तो ये CRE 23 का जो दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें भी आया हुआ था। ठीक है, तो लंग पैरेन्काइमा का विंडो विथ कितना हो जाएगा। तो इसका विंडो विथ कितना होता है लंग पैरेन्काइमा का, तो क्या हो जाएगा आंसर भाई, अगर हम बात करेंगे विंडो विथ की, तो विंडो विथ तो हो जाएगा लंग पैरेन्काइमा का कितना, 1500। भाई हम बात करेंगे विंडो लेवल की लंग पैरेन्काइमा के लिए, तो कितना हो जाएगा, -600। अब मैं ये श्योर नहीं हूँ कि CRE 24 में विंडो विथ पूछा था या विंडो लेवल। ठीक है, याद नहीं आ रहा, शायद विंडो लेवल पूछा था 24 के अंदर ना, और 23 के अंदर विथ पूछ लिया इसने। तो सिटी विंडो विथ लंग पैरेन्काइमा के लिए कितनी होती है, 1500। और विंडो लेवल की अगर मैं बात करूँ लंग पैरेन्काइमा के लिए तो कितनी हो जाती है, -600। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ सेंटरिंग फॉर चेस्ट PA रेडियोग्राफ। जब भी आप चेस्ट का रेडियोग्राफ कर रहे हो पोस्टो एंटीरियर पोजीशन में, तो आप सेंटरिंग पॉइंट कौन सा रखोगे, T7, T12, T4 या फिर T5। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सेंटरिंग की चेस्ट PA रेडियोग्राफ के लिए, तो हम कहाँ रखेंगे, T7 पे। वाई, बिकॉज T7 करस्पॉन्ड्स टू द लेवल ऑफ इंफीरियर स्कैपुलर एंगल। तो ये आइडियल रहेगा लंग्स के लिए। ठीक है, दैट विल बी आइडियल फॉर लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ KVP यूज फॉर मैमोग्राफी। मैमोग्राफी जो कि सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग, ब्रेस्ट की इमेजिंग के लिए, हम ब्रेस्ट की इमेजिंग जब हम करेंगे एक्सरेज के थ्रू तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मैमोग्राफी। जो कि डायग्नोस्टिक और
डायग्नोस्टिक और सिम्टोमेटिक दो अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब एक तो हो जाती है डायग्नोस्टिक या फिर सिम्टोमेटिक, और एक हो जाती है स्क्रीनिंग या फिर असिम्टोमेटिक। क्या डिफरेंस होता है भाई, दोनों में नाम से ही पता पड़ रहा है। जो मैंने दूसरे नाम बोले सिम्टोमेटिक मतलब जिनमें सिम्टम्स हैं उनको डायग्नोस करने के लिए, असिम्टोमेटिक एज अ रेगुलर चेकअप जो हम स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करते हैं आफ्टर मेनोपॉज 40+ एज वुमेंस के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर रेंज ऑफ KVP हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, लो KVP एंड हाई MAS वी प्रेफर, ठीक है। लो KVP एंड हाई MAS, तो कितना भाई, कितना लो KVP हम प्रेफर करेंगे, 20 से 30 KVP। वाई लो KVP, क्यों हम लो KVP प्रेफर करते हैं, फॉर हाइयर कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। हाई कॉन्ट्रास्ट भाई, अब हाई कॉन्ट्रास्ट है, लो KVP हाई कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करेगा। अगर कॉन्ट्रास्ट हाई है तो बेटर सॉफ्ट टिश्यू डिटेल, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू की जो डिटेलिंग है वो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी एक्सरे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोग्राफिक टेक्निक्स इज कंप्रेशन अप्लाइड। इनमें से ऐसी कौन सी रेडियोग्राफिक टेक्निक है जिसके अंदर हम कंप्रेशन अप्लाइड करते हैं, मैमोग्राफी, डेंटिस्ट्री, CCT, MRI। तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है भाई। कंप्रेशन की जब हम बात करेंगे कौन सी रेडियोग्राफिक टेक्निक के अंदर, तो बिल्कुल मैमोग्राफी के अंदर क्या हो जाएगा, अगर हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो भाई स्कैटर रिड्यूस हो जाएगी, जो स्कैटर रेडिएशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, मोशन ब्लर रिड्यूस हो जाएगा, टिश्यू की थिकनेस रिड्यूस हो जाएगी। और अगर टिश्यू की थिकनेस रिड्यूस हुई है तो क्या हो जाएगा, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन बोवल प्रिपरेशन फॉर एब्डोमिनल CT स्कैन। जब भी आप किसी भी पेशेंट का एब्डोमेन का CT स्कैन कर रहे हो तो इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जो कि इंक्लूड नहीं करेंगे हम एज अ बोवल प्रिपरेशन। पहला ऑप्शन है 12 आवर्स, ठीक है। NPO का मतलब क्या हो जाता है, NPO का मतलब क्या हो जाता है, नील पर ओस। नील पर ओस का मतलब क्या हो जाता है, नथिंग बाय माउथ, ठीक है, कि भाई 12 घंटे तक उसने कुछ भी नहीं खाया। दूसरा ऑप्शन है फुल ब्लैडर प्रायर टू स्कैन, स्कैन से पहले जो उसका ब्लैडर है वो फुल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है ओरल कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रायर टू स्कैन फॉर बोवल ऑपेसिफिकेशन, की भाई जो ओरल कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम पहले ही पेशेंट को दे देंगे एज अ बोवल प्रिपरेशन। दूसरा है चेक फॉर आयोडीन सेंसिटिविटी। तो भाई बॉल प्रिपरेशन की हम बात करें, बिल्कुल हमें उसे 12 आवर्स नील बाय माउथ रखना है। फुल ब्लैडर प्रायर टू स्कैन नहीं, ये हमें किस में चाहिए होता है, USG के लिए, ठीक है। जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे होल एब्डोमेन की, तब क्या होता है कि जो पेशेंट का ब्लैडर है वो पूरा फुल होना चाहिए, जिससे कि जो हमें ऑर्गन्स है वो बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं फ्लोट करते हुए उस फुल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। जैसे कि फीमेल्स वगैरह तो ओवरीज वगैरह हमें बहुत अच्छे से विजिबल होगी फुल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। लेकिन CT स्कैन के लिए ये कोई बोवल प्रिपरेशन का स्टेप नहीं है। तीसरा है ओरल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, बिल्कुल हम बोवल ऑपेसिव पहले ही ओरल कॉन्ट्रास्ट मीडिया उस जितनी भी अमाउंट का हमें देना होता है हम पानी में मिला के दे देते हैं, ठीक है। चौथा है चेक फॉर आयोडीन सेंसिटिविटी, बिल्कुल हम आयोडीन सेंसिटिविटी चेक करेंगे कि भाई पेशेंट को जो हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया देंगे जैसे कि आयोहेक्सोल, तो वो जो भी आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया देंगे तो भाई आयोडीन से सेंसिटिव तो नहीं है पेशेंट, अगर सेंसिटिव होगा तो रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रेनियल ग्लैंड इन द बॉडी। इनमें से कौन सी मोस्ट क्रेनियल का मतलब क्या हो गया, कॉर्डल का मतलब क्या होता है, सबसे नीचे वाली, ठीक है। कॉर्डल हो जाती है इंफीरियर वाली, और क्रेनियल हो जाती है सुपीरियर वाली। तो इनमें से बॉडी की सबसे सुपीरियर ग्लैंड मतलब बॉडी में जो सबसे ऊपर पाई जाती है वो कौन सी ग्लैंड है। पहला ऑप्शन है पैरोटिड, दूसरा है थाइमस, तीसरा है थायराइड, चौथा है पैंक्रियास, ठीक है। तो भाई पैरोटिड आपको कहाँ मिलेगी, नियर द ईयर, ठीक है। थाइमस आपको कहाँ मिलेगी, बिहाइंड द स्टर्नम, मतलब ये चेस्ट साइड चली गई, है ना। थायराइड आपको कहाँ पे मिलेगी, गले में मानते हैं, ठीक है। थायराइड, पैंक्रियाज आपके एब्डोमन पार्ट मान लेते हैं। अब बताओ इनमें से भाई ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो सबसे सुपीरियर होता है, तो पैरोटिड हो गया, नियर द ईयर, जो ईयर है वही सबसे ऊपर हुआ, फिर ईयर के बाद नेक आया, फिर स्टर्नम एंड देन एब्डोमन। तो मोस्ट सुपीरियर या फिर मोस्ट क्रेनियल ग्लैंड कौन सी हो गई हमारी बॉडी की इन ऑप्शंस में से, तो डेट इज पैरोटिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉर्डेड ऑर्गन इन द बॉडी, इनमें से कौन सा मोस्ट कॉर्डेड ऑर्गन मतलब सबसे इन्फेरियर सबसे नीचे पाया जाने वाला ऑर्गन है। किडनी, ब्रेन, यूट्रस, लंग्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर किडनी। किडनी आपको L3 वर्टिब्रे तक उसमें मिल जाएगी। ब्रेन सबसे ऊपर हो ही जाएगा, दैट इज़ सुपीरियर वन। यूट्रस इन्फीरियर है। लंग्स क्या हो जाएगा, लंग्स भी यूट्रस और किडनी से क्या है सुपीरियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यूट्रस। यूट्रस क्या है मोस्ट कॉर्डेड ऑर्गन है या फिर मोस्ट इन्फीरियर ऑर्गन है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस पेशेंट डोज इन फ्लोरोस्कोपी, इनमें से कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं पेशेंट ठीक है फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी क्या होता है लाइव इमेजिंग, ठीक है लाइव इमेजिंग है, इसके अंदर जो पेशेंट को डोज है वो बहुत ज़्यादा लगती है। अब हमें फ्लोरोस्कोपी के दौरान पेशेंट की डोज को रिड्यूस करना है, तो हम इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, पल्स फ्लोरोस्कोपी, हाई एमएएस, ग्रिड या फिर फिल्ट्रेशन। ठीक है तो क्या करेंगे भाई, अगर हम हाई एमएएस यूज़ करेंगे तो क्या हो रहा है क्वांटिटी बढ़ रही है एक्सरे की और जो पेशेंट को डोज है वो भी बढ़ेगी। ग्रिड भी क्या करता है स्कैटर रेडिएशन रिमूव करता है लेकिन पेशेंट की डोज को क्या होगा बढ़ाएगा। फिल्ट्रेशन क्या करेगा, फिल्ट्रेशन क्या करेगा बी जो लो एनर्जी के एक्सरेज है उनको रिमूव करेगा, क्वालिटी बढ़ाएगा, के पेनिट्रेशन बढ़ाएगा और जो पेशेंट की डोज है वो भी बढ़ाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर इन फ्लोरोस्कोपी के अंदर इनमें से कौन सा मेथड है जो कि पेशेंट की डोज को कम कर रहा है, तो वो कौन सा है पल्स फ्लोरोस्कोपी। पल्स फ्लोरोस्कोपी का मतलब क्या हो जाएगा रिड्यूस कर रहा है ये एक्सपोजर को। भाई लाइव इमेजिंग है, एक तो कंटिन्यू एक्सरेज आ रहे हैं और एक एक्सपोजर और एक तो कंटिन्यू एक्सपोजर्स आ रहे हैं, लाइव इमेजिंग है फ्लोरोस्कोपी, और एक पल्स फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या हो रहा है जो एक्सपोजर है रिड्यूसिंग फ्रेम पर सेकेंड। ठीक है मतलब जो एक्सपोजर है वो रुक रुक के जा रहे हैं, कंटिन्यू नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है पेशेंट डोज क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द मोस्ट कॉमनली पंचर्ड वेजल फॉर इंटरवेंशनल प्रोसीजर, इनमें से कौन सी ऐसी वेजल है जो कि हम मोस्टली पंचर करेंगे इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स के अंदर। पहला है सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी, दूसरा है डीप फीमोरल आर्टरी, तीसरा है फीमोरल वेन, चौथा है पॉप्लिटियल आर्टरी। तो भाई इंटरवेंशनल प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट कॉमनली पंचर्ड जो होती है वो कौन सी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बिल्कुल फीमोरल वेन। क्यों भाई फीमोरल वेन क्यों है, बिकॉज फीमोरल वेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली असेस्ड रेजर फॉर इंटरवेंशनल प्रोसीजर ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड असेसिबल लोकेशन इन द ग्रोइन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरवेंशनल बाईप्लेनर एंजियोग्राफी यूजेस इक्विपमेंट एज, जो इंटरवेंशनल बाईप्लेनर एंजियोग्राफी है वो इक्विपमेंट यूज़ करती है दो एक्सरे सोर्स एट 90 डिग्री ईच अदर, टू एक्सरे सोर्स वर्किंग पैरेलल टू ईच अदर, वन एक्सरे सोर्स टेकिंग एक्सरे इन टू प्लेन। तो अगर मैं बात करूँ इंटरवेंशनल बाय प्लेनर एंजियोग्राफी में तो वो इक्विपमेंट यूज़ कर रही है यूजेज इक्विपमेंट दो एक्सरे सोर्स एट 90 डिग्री ईच अदर। भाई दो एक्सरे सोर्स है 90 डिग्री पे ईच अदर पे, तो भाई क्या बेनिफिट है दो व्यूज़ आएंगे साइमल्टेनियसली हमारे पास। ठीक है दो व्यूज़ आएंगे साइमल्टेनियसली हमारे पास ए पी प्लस लेटरल। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पावर वोल्टेज ऑफ एक्से जनरेटर इज डिफाइंड एज, जो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्से जनरेटर का, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है V इंटू आई। वोल्ट या V क्या हो जाता है वोल्टेज, वोल्टेज और I क्या हो जाता है करंट। ठीक है वोल्टेज की यूनिट क्या हो जाएगी किलो वोल्टेज, करंट की हो जाएगी एम ए और ये पावर की क्या हो जाती है वॉट। क्या हो जाएगा इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज इंक्लूडेड इन ट्रिपल फेज सिटी लीवर स्कैन, तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इंक्लूड नहीं होता। ठीक है विच विल नॉट इंक्लूड इन ट्रिपल फेज सिटी लीवर स्कैन। ठीक है कौन सा इनमें से ट्रिपल फेज सिटी लीवर स्कैन का फेज नहीं है, हेपेटिक फेज, वेनस फेज, आर्ट्रियल या फिर कैपिलरी फेज। तो भाई जो ट्रिपल फेज सिटी स्कैन करेंगे हम लिवर का तो उसमें कैपिलरी फेज जैसा कोई फेज नहीं है, ऑट्रियल फेज होता है, पोर्टल वेनस फेज होता है, डिलेड या फिर हेपेटिक फेज होता है, बट देयर इज़ नो कैपिलरी फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लूइड अपीयर्स ऑन MRI T2 वेटेड इमेजेस। T2 वेटेड इमेजेस के अंदर हमें फ्लूइड कैसे दिखाई देगा, हाइपर इंटेंस, हाइपो इंटेंस, बोथ या फिर नन। हाइपर इंटेंस का मतलब क्या हो गया कि फ्लूइड हमें कैसा दिखाई देगा,
फ्लूइड हमें कैसा दिखाई देगा, ब्राइट दिखाई देगा, वाइट दिखाई देगा। तो फ्लूइड अपेयर या फिर जो वाटर है वो हमें कैसा दिखाई देता है MRI T2 वेटेड इमेजेस के अंदर, वाइट, दैट इज़ हाइपर इंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल स्क्रीन इज़ यूज्ड इन, इनमें से कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी के अंदर सिंगल स्क्रीन हम यूज़ करते हैं, मैमोग्राफी, MRI, अल्ट्रासाउंड या फिर ऑल। तो बिल्कुल मैमोग्राफी के अंदर हम सिंगल स्क्रीन यूज़ करते हैं, सिंगल इमल्शन कोटेड स्क्रीन हम यूज़ करते हैं। क्यों भाई, क्यों हम सिंगल स्क्रीन प्रेफर कर रहे हैं मैमोग्राफी के अंदर? टू मेंटेन हाई रिजोल्यूशन को मेंटेन करने के लिए, जो कि हमें चाहिए होता है सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉड्स एंड कॉन सेल्स आर लोकेटेड इन, तो रॉड्स एंड कॉन सेल्स क्या है, फोटो रिसेप्टर्स है विजन के लिए, फोटो रिसेप्टर्स है फॉर विज़न, तो विज़न की जहाँ बात आ गई है ना। और किस में प्रेजेंट होते हैं ये, रेटाइना में, ठीक है। वैसे रोड रेटाइना, कॉर्निया, आइरिस, स्क्लेरा, चारों इसने आई के पार्ट दे दिए, लेकिन जो फोटो रिसेप्टर्स है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, रेटाइना में। जो रेटाइना क्या होता है, जिसके ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ये विज़न के लिए, रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। कोन्स तो क्या होता है फोटोपिक विज़न के लिए, रोड्स क्या होता है स्कोटॉपिक, मतलब रोड्स तो किसके लिए होता है, ब्लैक एंड वाइट विज़न के लिए, ठीक है। और जो कोन्स होगा वो हमें कलरफुल विज़न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेज फॉर MR एंजियोग्राफी, इनमें से ऐसा कौन सा फेज़ है जो कि MR एंजियोग्राफी में इंक्लूडेड नहीं है। पहला ऑप्शन है टाइम ऑफ फ्लाइट MRA, दूसरा है इन्फ्लो एनहांसमेंट, तीसरा है फेस कॉन्ट्रास्ट MRA, चौथा है फोर्थ फेज़ MRA। तो भाई ये जो फोर्थ फेज़ MRA है ऐसा कोई फेज़ है ही नहीं मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी के अंदर। TOF हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, ये भी इंक्लूडेड है। इन्फ्लो एनहांसमेंट एंड फेस कॉन्ट्रास्ट, ये तीनों इंक्लूडेड है, लेकिन फोर्थ फेज़ MRA किसी भी टाइप का फेज़ नहीं है मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मैग्नेट इज़ यूज टू मेक ओपन MRI, इनमें से कौन से टाइप का मैग्नेट है जो कि ओपन MRI के लिए हम यूज़ करेंगे। ओपन MRI का मतलब क्या होगा भाई, MRI में हम आपने देखा होगा कि जो बोर है वो क्लोज्ड होता है, जिसके लिए हम कहते हैं कि भाई एक MRI का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट को हम नहीं भेज सकते MRI स्कैन के अंदर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिक के अंदर कि भाई सफोकेट हो जाता है पेशेंट, दम घुट जाता है। तो अगर कौन सा मैग्नेट है जो कि हम यूज़ करेंगे ओपन MRI बनाने के लिए, ओपन MRI का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ओपन बोर MRI, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट, फेरो मैग्नेट, सुपर कंडक्टिंग या फिर ऑल। तो अगर मैं बात करूँ ओपन MRI की तो वो क्या यूज़ करेगा, परमानेंट मैग्नेट। क्यों यूज़ करेगा भाई परमानेंट मैग्नेट, ड्यू टू लो पावर रिक्वायरमेंट एंड ओपन डिज़ाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग MRI सीक्वेंस इज़ नॉट यूज्ड इन ब्रेन इमेजिंग, इनमें से ऐसा कौन सा MRI का सीक्वेंस है जो कि हम ब्रेन की इमेजिंग में यूज़ नहीं लेंगे। पहला है स्टेर, डेट इज़ शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी, दूसरा है फ्लैट, डेट इज़ फ्लूइड अटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी, तीसरा है T1 वेटेड फास्ट स्पिन इको, चौथा है ग्रेडियंट इको। तो भाई इनमें से कौन सा सीक्वेंस है जो कि हम ब्रेन इमेजिंग में यूज़ नहीं कर सकते। तो भाई जो शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी है वो क्या होता है, मेनली फैट सप्रेशन के लिए होता है, और फैट हमें ब्रेन में नहीं मिलता है ना। फैट हमें भाई किसी के ब्रेन में फैट थोड़ी है, नहीं होता ना ब्रेन में। तो फैट कोई नहीं जाता जब मैं ब्रेन से एक्सरसाइज करने के भी फैट रिड्यूस करना है, नहीं होता ना। और शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी का फंक्शन क्या है भाई, फैट का सप्रेशन कर रहा है। तो जो स्टिर सीक्वेंस है वो ब्रेन इमेजिंग में काम नहीं आता है भाई। फ्लेट तो क्या हो जाता है CSF वाला, T1 में वाटर फ्लूइड वाला, ये सब ग्रेडियंट इको माइक्रोब्लेड जो डिटेक्ट करेगा। लेकिन जो स्टिर है वो फैट सप्रेशन में आता है इन मस्क्यूलोस्केलेटल इमेजिंग, ना कि नॉट ब्रेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग MR सीक्वेंस गिव्स फैट सप्रेशन, तो अभी हमने ऊपर देखा फैट सप्रेशन किस में होता है, स्टिर में, दैट इज शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर MRI, इनमें से कौन सा MRI का कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। कॉकलियर इम्प्लांट, एन्यूरिज्म क्लिप्स, प्रेगनेंसी या फिर MR सेफ मेटल इम्प्लांट।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? पहला ऑप्शन है कॉकलियर इम्प्लांट, तो कॉकलियर इम्प्लांट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, एन्यूरस क्लिप भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएगा। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर एमआरआई, ये एमआरआई का एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है भाई। जो एमआरआई है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हम करना अवॉइड करते हैं मेनली, उसके बाद फिर भी हम प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है नीड्स वगैरह पे। लेकिन जो प्रेगनेंसी है इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एमआरआई, ये एक बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान एमआरआई कर ही नहीं सकते, हमें मेनली ये फर्स्ट सेमेस्टर में अवॉइड करनी होती है। चौथा ऑप्शन है एमआर सेफ मेटल इम्प्लांट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल एमआर सेफ मेटल इम्प्लांट, ठीक है भाई। प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो है बट एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, तो इसने तो पूछा नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो जो एमआर सेफ मेटल इम्प्लांट, ठीक है, आजकल जो पेसमेकर वगैरह है वो भी क्या हो गए, एमआरआई कंपैटिबल आने लग गए। सेफ मेटल इम्प्लांट का मतलब एमआरआई कंपैटिबल है, मतलब अब उसमें अगर इन पेशेंट्स को, इन इम्प्लांट वाले पेशेंट को हम एमआरआई स्कैन में भेजते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो मैग्नेट्स हैं वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। ऐसे मेटल का बना हुआ होगा ये जो कि मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इन डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अगर मैं बात करूँ डॉपलर अल्ट्रासाउंड की, तो फ्रिक्वेंसी और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के बीच का रिलेशन क्या है? पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज इन पेनिट्रेशन, इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी डिक्रीज इन पेनिट्रेशन, डिक्रीज इन फ्रिक्वेंसी डिक्रीज इन पेनिट्रेशन, ठीक है। तो भाई अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो पेनिट्रेशन डिक्रीज़ होगा। भाई अल्ट्रासाउंड की जब भी हम बात करेंगे फ्रिक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन, अगर फ्रिक्वेंसी हाई है तो पेनिट्रेशन कम, लो फ्रिक्वेंसी हाई पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है TGC रेफर्स टू विथ रेस्पेक्ट टू अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के रेस्पेक्ट में TGC क्या होता है? टाइम गेन कंपनसेशन, टोटल गेन कंपनसेशन, टाइम गामा कंपनसेशन या फिर टाइम गेन कंट्रोल। तो अगर हम बात करें TGC की, तो TGC क्या हो जाता है? बिल्कुल टाइम गेन कंपनसेशन विच कंपनसेट्स फॉर डीपर सिग्नल्स दैट वीकन विद डेप्थ, ठीक है, तो दैट इज़ टाइम गेन कंपनसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा रेफर्स टू इलोरा इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग ऑफ रेडिएशन एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग ऑफ रेडिएशन अफेक्टिंग पेशेंट, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग ऑफ रेडिएशन एक्सीडेंट, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इलोरा पे एक छोटी सी वीडियो भी बना रखी है, वीडियोस वाले सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। जिनको भी नहीं पता है एलोरा क्या होता है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बड़ी ही शॉर्ट सी वीडियो में, आप उसको 2x में भी 2x स्पीड में भी करके देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा एलोरा क्या होता है। आई गेस कि सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एलोरा की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग ऑफ रेडिएशन एप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलारा रेफर्स टू, अलारा का पूरा नाम क्या है? तो अलारा क्या हो जाता है? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, ठीक है भाई। रेडिएशन की जो डोज है वो जितनी कम हो सके उतनी ही हमें देनी है, ठीक है भाई। इतने अगर कम से कम इतने फैक्टर्स में इमेज आ रही है तो हमें वही लगाने, हमें ज़्यादा प्रेफर नहीं करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग रिगार्डिंग TLD थर्मोल्यूमिनेसेंस डॉसीमीटर जो है उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्या होता है TLD? इट इज़ अ टाइप ऑफ पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है TLD स्टैंड्स फॉर थर्मोल्यूमिनेसेंट डॉसीमीटर, बिल्कुल सही है। TLD का पूरा नाम यही है। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ थर्मोल्यूमिनेसेंस, बिल्कुल थर्मोल्यूमिनेसेंस के प्रिंसिपल पे ही ये बेस है। शुड बी वॉर्न एट वेस्ट लेवल, नहीं, इट शुड बी वॉर्न एट चेस्ट लेवल। ये इसको हम कहाँ पे पहनेंगे? चेस्ट लेवल पे। वेस्ट लेवल पे तो कौन सी पहनती है? प्रेग्नेंट रेडिएशन वर्कर पहनेगी, जो भी सिर्फ वेस्ट पे नहीं पहनेगी, वो चेस्ट पे भी पहनेगी और वेस्ट पे भी पहनेगी, ठीक है। ऐसे ही न्यूक्लियर मेडिसिन में जो काम करेंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हैंडल कर रहे हैं, रेडिएशन को हैंडल कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव सोर्सेस को, वो क्या करेंगे? रिस्ट में भी पहनेंगे और चेस्ट पे भी पहनेंगे, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरोस्कोपी पे जो काम कर रहे हैं वो चेस्ट की जगह कहाँ प्रेफर करेंगे? कॉलर पे। क्योंकि भाई सारी जगह पे तो कहाँ क्या आ गया? लेड एप्रिन आ गया। वो कॉलर पे जो थायराइड लेंस और उनकी डोज है वो यहाँ से मेज़र हो जाएगी, ठीक है। तो इट शुड बी वॉर्न एट चेस्ट लेवल, ना कि वेस्ट लेवल। चौथा है चेक क्वार्टरली, बिल्कुल क्वार्टरली का मतलब क्योंकि हर 3 मंथ्स, तो बिल्कुल हर 3 मंथ्स में हम इसको रीडिंग के लिए भेजते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मा रेफर्स टू काइनेटिक एनर्जी रिलीज इन एयर, एब्जॉर्ब डोज, अफेक्टिव डोज या इक्विवेलेंट डोज। तो कर्मा क्या हो जाता है, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन एयर। एब्जॉर्ब डोज अलग है, एब्जॉर्ब डोज क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब डोज इन अ मीडियम, एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मीडियम, ठीक है, कि भाई कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है पर्टिकुलर मीडियम में। अफेक्टिव डोज इक्विवेलेंट डोज क्या हो जाती है, जो किसके लिए हो जाएगी भाई, अफेक्टिव डोज तो हो जाती है होल बॉडी के लिए, इक्विवेलेंट डोज हो जाती है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे कितनी डोज लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि रिगार्डिंग इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ट्रू नहीं है। पहला ऑप्शन है इंक्रीजेस ट्यूब लोडिंग, ये ट्यूब लोडिंग को बढ़ाएगा। दूसरा है पेशेंट डोज को कम करता है। तीसरा है फिल्म गामा, इंक्रीजेस फिल्म गामा, जो कि फिल्म गामा कर्व होगा, या फिर रिजोल्यूशन को डिक्रीज करेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो क्या हो जाएगा, कौन सा ट्रू नहीं है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के लिए, तो क्या हो जाएगा भाई, जो स्क्रीन इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो रिड्यूस कर देती है रिक्वायर्ड एमएस, ठीक है, रिक्वायर्ड एमएस रिड्यूस हुआ, रिक्वायर्ड एमएस रिड्यूस हुआ मतलब कि जो इंटेंसिटी है, जो नंबर है एक्स रेज का, वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया। तो ये रिड्यूस हुआ तो ट्यूब लोडिंग रिड्यूस हो गई, ट्यूब लोडिंग रिड्यूस हुई ना कि इंक्रीज़ हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी, इनमें से कौन सा डिजिटल रेडियोग्राफी का एडवांटेज नहीं है। पहला ऑप्शन है बेटर वर्क फ्लो मैनेजमेंट, बिल्कुल बेटर वर्क फ्लो मैनेजमेंट होता है। कैसे बेटर होता है भाई, जो मैनुअल वर्क है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। पोस्ट प्रोसेसिंग, बिल्कुल पोस्ट प्रोसेसिंग पॉसिबल है डिजिटल रेडियोग्राफी में। मोर रेडिएशन डोज टू द पेशेंट, नहीं, डिजिटल रेडियोग्राफी में जो पेशेंट को डोज है वो कम लगेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिजिटल रेडियोग्राफी। ठीक है, तो आज के 40 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जो आज के 40 क्वेश्चंस थे वो जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्स सीआरई का जो 2023 में दिसंबर पे क्वेश्चन पेपर था उसके ये क्वेश्चंस हैं 40। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट फॉर एनी टाइप ऑफ डाउट। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, comment, share and subscribe the channel. That is, let's explore radiation.